वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं जय पाटिल एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत कर रहा हूं। तो आज का जो वीडियो है उस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको सुनने के बाद ना बच्चे बोलते बस भैया हमको साइंस पढ़ना ही नहीं है, उस वाले चैप्टर को चालू करने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 6 एनिमल क्लासिफिकेशन। अभी दिक्कत क्या रहती है, बच्चे इसको पढ़ते हैं रटने के पीछे। भैया मैं मारूंगा रट्टा और रट्टा मारकर मैं चैप्टर को पढ़ूंगा। मैं तो आगे 3 साल के आगे 30 साल में पढ़ेगा तो तेरे को ये चैप्टर नहीं समझ में आएगा। रट्टा नहीं मारना है भैया। कंसेप्ट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मतलब शुरुआत के काल में मेरे को ऐसा लगता था कि भैया अपने औकात के बाहर, लेकिन अब लगता है नहीं औकात के बाहर नहीं है, बस थोड़ा सा मेहनत किया, थोड़ा सा ध्यान दिया तो टॉपिक समझ में आ सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक। तो चलो चालू करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर। इसका नाम है एनिमल क्लासिफिकेशन विद अ वेरी सिंपल सा चार्ट। पहले देखो ये चार्ट तुमने क्लास 8 में भी पढ़ा रहेगा, क्लास 9 में भी पढ़ा रहेगा और क्लास 10 में भी तुम पढ़ोगे। लेकिन मेरे को तुम्हारे ऊपर इतना भरोसा है कि तुम जिस रास्ते से घर जाते हो तुमको वो रास्ता भी याद नहीं रहता। तुमने कल खाया तुमको वो भी याद नहीं रहता। तुमने किसको क्या दिया है तुमको वो भी याद नहीं रहता। तो तुमको 2 साल पहले का ये चार्ट क्या याद रहेगा? इतना फुल भरोसा, फुल कॉन्फिडेंस है मेरे को तुम्हारे ऊपर। तुमको घंटा कुछ पता नहीं है कि कहाँ लिखा है। जिसको पता है मैं सैल्यूट है, तेरे को पता है, लेकिन जिसको नहीं पता उसका भी पता चल जाएगा। तो एक थोड़ी सी स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ। रॉबर्ट विटेकर नाम का एक साइंटिस्ट था भैया, उसको करनी थी शादी। अभी उसको शादी करनी थी, वो शादी के पास मतलब घर वालों को बोला भैया मेरे को शादी वादी करनी है। घर वालों ने बोला हाँ भैया ये लड़के तेरे को इसी के साथ शादी करनी है। वो उस लड़की के पास जाता है उस लड़की को देखने के लिए। अभी हर एक लड़की की अपनी अपनी तो कोई मांगे रहती है ना, भैया मेरे को ये सा हस्बैंड चाहिए, मेरे को वैसा हस्बैंड चाहिए। तो ये जो अपने साइंटिस्ट भैया थे रॉबर्ट विटेकर, उनको वो उनकी पत्नी बोलती है, मतलब पत्नी तो नहीं बनी थी, वो लड़की उनको बोलती है कि भैया देख मैं एक अलग किस्म की लड़की हूँ और मेरे एक अलग तरीके की मांग है। रॉबर्ट विटेकर सर बोले क्या मांगे थे? मांग ये थी कि मेरा जो हस्बैंड बनेगा उसको दुनिया के हर आलतू फालतू जानवर के बारे में मालूम होना चाहिए, उसको हर जानवर के बारे में मालूम होना चाहिए। अभी रॉबर्ट विटेकर सर बोले कि सीधा बोलना तेरे को शादी नहीं करनी। ऐसा क्यों बोलते कि हर एनिमल के बारे में मालूम होना चाहिए? अरे लाखों करोड़ों स्पीशीज है और उन लाखों करोड़ों स्पीशीज के बारे में मालूम करना इंपॉर्टेंट और इतना आसान भी नहीं है। तो वो लड़की क्या बोली, तुमसे नहीं होता ना, चल हट इधर से। अब ये तो लग गई आपने रॉबर्ट विटेकर सर के दिल में, क्योंकि मैं लग गई भैया अब तो मैं सारे दुनिया के एनिमल के बारे में स्टडी करूंगा, मतलब करूंगा। ये जो मैंने आपको फालतू सी स्टोरी बताई है वो सारे की सारी फिक्शनल स्टोरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है क्या? लेकिन वो जो दिल में आग लगी थी कि जिंदगी में भैया हर एक एनिमल के बारे में मालूम होना चाहिए ही, उसने अपने को एक चार्ट बना के दिया, 5 फाइलम बना के दिए, 5 किंगडम बना के दिए। इस 5 किंगडम के बेस के ऊपर आज हम पूरे के पूरे दुनिया के एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो लिविंग वर्ल्ड है, पूरी की पूरी दुनिया है, उस पूरे के पूरी दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं उन सारे एनिमल को अपने रॉबर्ट विटेकर भैया ने नहीं सर ने, साइंटिस्ट ने 5 बड़े ग्रुप्स में डाले हैं और उन 5 बड़े ग्रुप्स को उन्होंने नाम दिया किंगडम। तो बेसिक से पढ़ा रहा हूं, बेसिक से पढ़ा रहा हूं कि 5 किंगडम का मीनिंग क्या है। तो 5 किंगडम मतलब 5 ग्रुप, जिन 5 ग्रुप के अंदर आप एनिमल्स के बारे में पढ़ने वाले हो। तो इसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले दुनिया में 2 तरीके की सेल बताई कि एक रहती है प्रोकैरियोटिक सेल और एक रहती है यूकैरियोटिक सेल। जिंदगी इस दुनिया में कुछ ऐसे एनिमल है जो प्रोकैरियोटिक सेल से बने हैं और कुछ ऐसे हैं जो यूकैरियोटिक सेल से बने हैं। लेकिन मेरे को आपके ऊपर पूरा भरोसा है, आपको घंटा पता है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ ऐसे पढ़ाता हूँ कि जब मैं 10th में था तो मेरे को खुद को कुछ घंटा पता नहीं था, तो आपको भी क्या पता रहेगा, आप होशियार हो ऐसे। लेकिन फिर भी बता देता हूँ मैं। प्रो का मीनिंग रहता है इनकम्प्लीट, कार्योटिक का मीनिंग रहता है न्यूक्लियस और सेल का तो मीनिंग रहता है सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल मतलब बच्चों क्या, एक ऐसी सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट है, ऐसे सेल को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, या फिर इनकम्प्लीट न्यूक्लियस प्रेजेंट होने वाले सेल को हम नाम देते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और दुनिया में ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर कंप्लीट सेल नहीं है, उन ऑर्गेनिज्म का हम एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप का नाम देते हैं मोनेरा। तो अपने दुनिया के जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मोस्टली, क्योंकि ये तो यूनिसेल्युलर है, कौन से है, यूनिसेल्युलर है, तो अपने जितने भी बैक्टीरिया भैया है वो सारे के सारे बैक्टीरिया भैया इस किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं। उसके बाद दुनिया में कुछ ऐसे एनिमल है जो यूकैरियोटिक सेल से बने हैं।
बच्चों यूकैरियोटिक सेल से बने मतलब क्या, उनके सेल के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ऐसे सेल जिन सेल के अंदर प्रॉपर यू मतलब ट्रू, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, सेल मतलब सेल, तो ऐसे सेल जिनके अंदर कंप्लीट ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है ऐसे सेल को हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। अभी यूकैरियोटिक सेल से कुछ यूनिसेलुलर वाले ऑर्गेनिज्म भी बने हैं और कुछ मल्टीसेलुलर वाले ऑर्गेनिज्म भी बने हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर वाले हैं, मतलब है तो यूनिसेलुलर, लेकिन बने कौन से सेल से, बने कौन से सेल से, बने कौन से सेल से, यूकैरियोटिक सेल से। तो उनके ऑर्गेनिज्म का हमने ग्रुप बनाया प्रोटिस्टा। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इधर भी है लेकिन वो प्रोकैरियोटिक सेल से बने हैं, इसलिए हमने उनको नाम दिया किंगडम मोनेरा। और यूनिसेलुलर सेल यहाँ भी है लेकिन वो यूनिसेलुलर सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक सेल से बने हैं, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक सेल से बने हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म का हम एक ग्रुप बनाते हैं प्रोटिस्टा। तो मोनेरा में और प्रोटिस्टा में क्या डिफरेंस है बच्चा, मोनेरा के अंदर भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही आते हैं लेकिन वो प्रोकैरियोटिक सेल से बनते हैं, और प्रोटिस्टा में भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं लेकिन वो यूकैरियोटिक सेल से बनते हैं। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो मल्टीसेलुलर है लेकिन बने किससे है, यूकैरियोटिक सेल से। तो जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, उन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट है। अभी सेल वॉल क्या, सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए एक आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग रहती है जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रहती है, उसको बोलते हैं सेल वॉल। तो कई ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके बॉडी के अंदर जो सेल है वो बने हैं, मतलब उनके अंदर प्रेजेंट है सेल वॉल, और कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, वो सेल वॉल अगर सेल्यूलोज नाम के मटेरियल से बनी है तो उन ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं प्लांट, और उनके ग्रुप को हम बोलते हैं प्लांटिया। तो क्या समझ में आया, यूकैरियोटिक सेल से बनी हुई मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट है और वो सेल वॉल बनी है सेल्यूलोज नाम के मटेरियल से, ऐसे ऑर्गेनिजम्स में प्लांट आते हैं और उनका ग्रुप होता है प्लांटिया। यूकैरियोटिक सेल लेकिन ऑर्गेनिज्म है मल्टीसेलुलर, और साथ में वो जो और साथ में वो जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो सेल वॉल है वो बने पेक्टिन नाम के हार्ड मटेरियल से, और उनके ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं फंजाई, मतलब फंगस जो रहते हैं वो आते हैं फंजाई नाम के ग्रुप में। तो इतनी चीज आपके दिमाग में घुस गई। अभी देखो, यूकैरियोटिक सेल से बने हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है लेकिन उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। तो हम देखो, ये टच करके देखो, सॉफ्ट लगती है ना कि अपने अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को हम बोलते हैं एनिमालिया। तो मोनेरा एक किंगडम, प्रोटिस्टा दूसरा किंगडम, प्लांटिया तीसरा किंगडम, फंजाई चौथा किंगडम, और एनिमालिया पांचवा किंगडम। आपने मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई क्लास 8 में पढ़ा, क्लास 9 में क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट में आपने प्लांटिया पढ़ा, और अभी क्लास 10 में आप एनिमालिया के बारे में पढ़ रहे हो। तो मैं इस हिसाब से नहीं वीडियो बना रहा हूँ, मैं 10 मिनट की बनेगी, 15 मिनट की बनेगी, 20 मिनट की बनेगी, भैया कंसेप्ट एक्सप्लेन होने चाहिए। चाहे 5 मिनट में होगी वीडियो खत्म, 50 मिनट में होगी वीडियो खत्म। तो तुम इस ढंग से इधर पर बैठे हो कि सर जल्दी जल्दी पढ़ा देंगे, नहीं भैया, आपने को लगता है टाइम, और जितना टाइम मेरे को लगेगा उतना मैं लेने वाला हूँ। तो इस बारे में और कंप्लेंट से मेरे को बच्चों एक चीज याद आई, ये चैप्टर से ना बच्चे कुछ तो होते हैं सर ऐसा ऐसा है, हमको कैसा पता चलेगा सर, साइंस फील्ड है ऐसा। देखो बच्चों, एक बात जो माइंड में यहाँ पर ध्यान में रखनी, अपनी परेशानी इतनी भी बड़ी तो नहीं है कि वो सॉल्व नहीं हो सकती। और एक लड़कों को, मतलब एक लड़के अगर आप स्पेसिफिकली हो, लड़के हो तो भी, अगर आप इंसान हो तो एक चीज याद रखना, कंप्लेंट करना ये अपना काम नहीं है। जिस दिन तुमने कंप्लेंट करना बंद कर दिया उस दिन तुमने एक अच्छी स्टेप चढ़ी सक्सेस के टुवर्ड्स। लेकिन अगर तुम कंप्लेंट कर रहे हो, तुमको ऐसा लग रहा है कि तुमको कोई सिंपैथी देगा, तुमको ऐसा लग रहा है तुम स्ट्रगल कर रहे हो, तुम गधे हो एक नंबर के। तो कंप्लेंट करना सबसे पहले स्टॉप करो। तुम्हारी जिंदगी इतनी भी तो खराब नहीं, जरा घर से बाहर निकल के देखो, तुमको पता चलेगा कि क्या लोगों की हालत है। तो अपनी तो अच्छा है ना, तो कंप्लेंट नहीं करना बच्चों। तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हम चालू करते हैं, हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। हिस्ट्री मतलब क्या, इतिहास। एनिमल क्लासिफिकेशन मतलब क्या, क्लासिफिकेशन का मीनिंग रहता है ग्रुप्स पार्टना। क्यों? क्योंकि आप एक साथ 60,000 60 लाख करोड़ों एनिमल्स को नहीं पढ़ सकते। तो आप करते क्या हो, जितने भी एनिमल्स इस अर्थ के अंदर एग्जिस्ट करते हैं उन एनिमल्स का ग्रुप बनाते हो जिनके अंदर सिमिलर कैरेक्टर है। सिमिलर कैरेक्टर है मतलब क्या, मेरे पास जैसे 2 हाथ है 2 पैर है, तो जिंदगी में मेरे को इस जन्म में, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, इस अर्थ में मेरे को जितने 2 हाथ और 2 पैर वाले एनिमल मिलेंगे उन सारे एनिमल्स का मैं एक ग्रुप बना दूंगा, चाहे उनकी स्पीशीज कोई भी हो।
अगर मेरे को कुछ ऐसे एनिमल मिलते हैं जिनके पास 6 पैर है और 4 विंग्स है, पंख है, तो उनका मैं एक ग्रुप बना दूंगा। अब आप सोचोगे कि सर 6 पैर 4 पंख किसके पास रहते हैं? कॉकरोच के पास, एंट के पास, बराबर, आपके बटरफ्लाई के पास। तो वो सेम स्पीशीज है क्या? नहीं, लेकिन फिर भी मैंने उनको एक ग्रुप में डाला है क्योंकि वो एक क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, 6 पैर और 4 पंख। ओके, तो ऐसे ही जो सिमिलर कैरेक्टर दिखाते हैं उनको मैं ग्रुप निकालता हूं और उनके ग्रुप्स बनाने के पद्धति को बोला जाता है क्लासिफिकेशन। तो मैं किनके ग्रुप बना रहा हूं? एनिमल्स के ग्रुप बना रहा हूं। दैट्स व्हाई इट इज एनिमल क्लासिफिकेशन। तो दुनिया में सबसे पहले एनिमल्स के ग्रुप निकालने की जो प्रथा थी वो शुरुआत की थी एक ग्रीक फिलोसोफर ने जिनका नाम है एरिस्टोटल। वो पहले इंसान थे जिन्होंने एनिमल क्लासिफिकेशन को शुरुआत किया, लेकिन उनका एनिमल क्लासिफिकेशन कोई पैरामीटर के ऊपर बेस्ड था, जैसे कि वो बॉडी साइज के ऊपर, मतलब छोटे एनिमल अलग ग्रुप में, बड़े एनिमल अलग ग्रुप में। ओके, बॉडी के साइज के ऊपर, उनके हैबिट के ऊपर। हैबिट मतलब क्या? उनकी सवय। सवय मतलब क्या? वो पानी में रहे, वो जमीन में रह रहे, वो रेंगते हुए चल रहे, वो ऐसा ऐसा चल रहे, वो उड़ रहे, वो अगर कोई स्नेक है तो वो स्नेक किसी भी पेड़ के ऊपर लपेट कर रह रहा है, वो बिल के अंदर है, तो उनकी हैबिट कैसे है, उन हैबिट के बेस के ऊपर वो ग्रुप निकालते थे। और तीसरा हैबिटेट। हैबिटेट मतलब उनकी जगह। तो एरिस्टोटल ने एकदम बेसिक पॉइंट दिए कि उनकी बॉडी की साइज छोटे या बड़े हैं, उनके कैरेक्टर कैसे है, उनकी सवय कैसी है, और हैबिटेट मतलब कि वो कहां पर रहते हैं। तो कुछ इन्हीं बेसिक पॉइंट के ऊपर, अगर पानी में जो एनिमल रह रहे हैं उन पानी में रह रहे एनिमल का अलग ग्रुप, जो जमीन पर रह रहे उनका अलग ग्रुप। पहले तो पानी में रहने वाले तो शार्क मछली, नॉर्मल स्नेक बहुत है जो पानी के अंदर रहते हैं, बहुत ऐसे तो जमीन के अंदर रहते हैं। तो बस मैं इतना तो नहीं बोल सकता हैबिटेट के बेस के ऊपर कि जो एनिमल पानी के अंदर रहते हैं उनका अलग ग्रुप और जो एनिमल जमीन के अंदर रहते हैं उनका अलग ग्रुप। तो यही बेसिक पॉइंट के ऊपर अगर मैं क्लासिफिकेशन करता हूं तो वो क्लासिफिकेशन प्रॉपर नहीं होता। तो इसी पैरामीटर को फॉलो करने के बाद आप जो एनिमल का क्लासिफिकेशन करते हो उस क्लासिफिकेशन को बोलते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। लेकिन ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ज्यादा देर तक नहीं चला क्योंकि एकदम बेसिक पॉइंट है ना। उसके बाद नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डेवलप हुई जो थोड़ी एडवांस थी, जिसके अंदर बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा जाता था। मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, सेल से बनी है, टिश्यू है क्या नहीं, ऑर्गन है क्या नहीं, ऑर्गन सिस्टम है क्या नहीं। तो प्रॉपर बॉडी के स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर इन्होंने ग्रुप बांटना शुरू कर दिया। साथ में उन्होंने किस टाइप के सेल से वो ऑर्गेनिज्म बना है, वो प्रोकैरियोटिक सेल से बना है या फिर यूकैरियोटिक सेल से बना है, उसके ऊपर भी ग्रुप बांटना शुरुआत कर दिया। तो भैया हो दिमाग में घुस रहे हैं। तो सेल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या? बॉडी सेल से बनी है, टिश्यू से बनी है, ऑर्गन से, ऑर्गन सिस्टम से बनी है। टाइप्स ऑफ सेल मतलब क्या? प्रोकैरियोटिक सेल वाला ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक सेल वाला ऑर्गेनिज्म है। अगर प्रोकैरियोटिक सेल वाला ऑर्गेनिज्म है तो अलग ग्रुप में, यूकैरियोटिक सेल वाला ऑर्गेनिज्म है तो अलग ग्रुप में। साथ में उनके अंदर किस तरीके के बायोकेमिकल प्रॉपर्टी शो हो रही है, मतलब वो जो ऑर्गेनिज्म है उन ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सी रिएक्शन हो रही है। तो इस ग्रुप के ऊपर जब आप किसी भी एनिमल का क्लासिफिकेशन करते हो तो उस क्लासिफिकेशन की पद्धति को बोलते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि कुछ एकदम भी एडवांस नहीं है क्योंकि इसके बाद और एडवांस क्लासिफिकेशन आए जो हमको आगे पढ़ना है। साथ में कुछ एकदम चिंदी से भी सिस्टम है, मतलब जैसे कि यहाँ पर एक क्या कौन सा टेढ़ा मेढ़ा साइंटिस्ट का नाम है, डॉब्जेनेंस्की। ओके, तो क्या बोलने गए, ये कौन सा नाम हो गया, मतलब मेरा नाम है जय, तो आप मेरे को बुला सकते हो जय, आ जाए इधर। मैं किसी को बुला रहा हूँ डॉब्जेनेंस्की, तो मेरे को नाम याद करने में साल लग जाएगा, कोई नहीं। डॉब्जेनेंस्की एंड मेयर नाम के साइंटिस्ट थे। उन साइंटिस्ट ने एक सिस्टम दी बेस्ड ऑन इवोल्यूशन, मतलब इवोल्यूशन के बेसिस के ऊपर भी वो एनिमल्स के ग्रुप निकाल सकते हैं। मान लो कोई एनिमल है, वो एनिमल जिससे इवॉल्व हुआ है, जैसे कि हम इवॉल्व हुए चिंपैंजी से, एप से इवॉल्व हुए, तो एप्स और हम एक ग्रुप में। ओके, तो कोई और एनिमल है जो किसी और एनिमल से इवॉल्व होता रहेगा तो वो उनके ग्रुप में। तो इवोल्यूशन के बेसिस के ऊपर भी हम एनिमल्स का ग्रुप निकाल सकते हैं। और साथ में एक बहुत अच्छी सी तगड़ी सी सिस्टम, 3 डोमेन सिस्टम। 3 डोमेन सिस्टम मतलब कहियो आपको एकदम डिटेल है 11th में, लेकिन फिर भी मैं आपको चिंदी से 2-4 चीजें बता देता हूँ जो आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए मदद करेगी। सबसे पहले क्या हुआ मालूम है, कुछ बैक्टीरिया बने, जैसे कि 3 तरह के बैक्टीरिया इसके पहले थे, आर्कियोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया और उसके साथ था यूकैरियोटा। तो ऐसे बैक्टीरिया जो एकदम हार्श एनवायरनमेंट में रह सकते हैं,
खोलते पानी में तुम उनको डाल दो वो जिंदा रहेंगे, ज्वालामुखी के नीचे देखोगे वो जिंदा रहेंगे। मतलब ऐसे एकदम हार्श कंडीशन में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया को एक ग्रुप के अंदर डाला गया, आर्के बैक्टीरिया के अंदर। साथ में यू बैक्टीरिया मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर रहने वाले बैक्टीरिया है वो है, और जितनी भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनको यूकैरियोटा में डाला। तो इससे क्या पता चला कि यहाँ पर भी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप निकाले हैं, लेकिन ये भी अपने को प्रॉपर आइडिया नहीं देता कि हम जिस ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं वो ऑर्गेनिज्म कौन सा है। तो ये डिस्कवर किया था कार्ल वोइस ने। साइंटिस्ट का नाम याद रखना। अभी चिंते चीजें हो गई, अभी आते हैं मेन कंसेप्ट के ऊपर। दैट इज अगर हम किसी एनिमल का मतलब इतनी मेहनत ले रहे, इतने अलग अलग साइंटिस्ट आकर क्लासिफिकेशन दे रहे, भैया कुछ तो फायदा होगा, पर जिंदगी में फायदे के बिना कुछ भी नहीं होता। तो इसका भी फायदा है। मिनट्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले कि अगर हम एनिमल के क्लासिफिकेशन करते हैं तो उससे क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो सबसे पहले आपने को यहाँ पर पहला बेनिफिट बताया है, दैट इज स्टडी ऑफ एनिमल्स बिकम कन्वीनियंट। कन्वीनियंट मतलब एकदम आसान, आपको हर किसी अलग अलग एनिमल के बारे में पढ़ना नहीं है। अगर आप एनिमल का क्लासिफिकेशन करते हो, एनिमल्स के ग्रुप निकालते हो, तो इससे फायदा ये होता है कि आप एकदम फास्टली उस एनिमल के बारे में पढ़ सकते हो। तो एनिमल की स्टडी करना एकदम आसान हो जाता है क्योंकि हम एनिमल्स के ग्रुप्स पढ़ते हैं, निकालते हैं। तो उसके बाद अपने को सेकंड बेनिफिट क्या दिया देखो, क्योंकि एक बेनिफिट से तो अपना पेट नहीं भरने वाला। स्टडी ऑफ फ्यू एनिमल फ्रॉम अ ग्रुप हेल्प टू अंडरस्टैंड अबाउट द एंटायर एनिमल ग्रुप वाला ग्रुप। मैं आपको ना इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल के मदद से समझता हूं, क्योंकि मेरे को आपके दिमाग की कैपेसिटी के ऊपर फुल भरोसा है। अगर आप यहां तक आए हो मतलब आप छोड़ दो, ऐसे इंसल्ट करना भी सही बात नहीं रहता। नहीं तो बोलेंगे सर जी बहुत हमारी भी इंसल्ट कर लो, आपके चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाएंगे। तो कोई नहीं, आप कुछ बोलता नहीं हूं, मैं आपको समझा रहा हूं टॉपिक। देखो मैं आपको टॉपिक ये समझा रहा हूं इस पॉइंट के ऊपर जो आपका सेकंड वाला है कि स्टडी ऑफ फ्यू एनिमल्स ऑफ ग्रुप, वो वाला पॉइंट। ओके तो देखो जैसे मैंने यहाँ पर एक कॉकरोच ड्रॉ किया। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, मैं यहाँ इस हिसाब से वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि कितने मिनट की बनेगी। आपकी कलाकारी देखो आपकी सर की, जो मैंने यहाँ पर बना दिया कॉकरोच भैया ये कुछ भी बने, लेकिन आपको समझना क्या है, ये है कॉकरोच। तो ये कॉकरोच के ऊपर जो एंटीना निकाल लिया, ये उसका चेहरा, ये सब मुंह से अपने कोई भी मिला देना नहीं है। पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। ये जो कॉकरोच है ना, इस कॉकरोच के अंदर ऐसे 6 पैर है, 1 2 3 4 5 6 पैर है, और इसके ऊपर ना ऐसे 4 विंग्स रहते हैं, दो लेफ्ट साइड दो राइट साइड। ओके साथ में इसके अंदर जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम रहती है वो ओपन टाइप की रहती है, मतलब इनके अंदर नसें प्रेजेंट नहीं रहती। तो 3 बात मैंने यहाँ पर पढ़ी। ओके मैं आपको बताता हूँ, ये एक ग्रुप के अंदर आता है, जो आगे आप पढ़ोगे उस ग्रुप को बोलते हैं आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा एक इस तरीके के एनिमल का ग्रुप है, जिस एनिमल के ग्रुप के अंदर ये कॉकरोच भैया जो है वो कॉकरोच भैया आता है। बात देखो, जितने भी एनिमल इन कॉकरोच भैया वाले ग्रुप के अंदर मतलब आर्थ्रोपोडा के अंदर आने वाले हैं। आपका मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ बटरफ्लाई का, कि बटरफ्लाई भी जो है वो बटरफ्लाई इस आर्थ्रोपोडा ग्रुप के अंदर आएगा। अभी मैंने पढ़ा किसके बारे में है, कॉकरोच के बारे में पढ़ा है, लेकिन मैं फिर भी आंखें बंद करके नहीं बता सकता हूँ कि जो बटरफ्लाई इस आर्थ्रोपोडा के अंदर आया है, मैंने उस बटरफ्लाई को देखा भी नहीं है, लेकिन उसके पास रहेंगे 6 पैर, उसके पास रहेंगे 4 पंख, उसके पास रहेंगे 2 एंटीना, और उसके बॉडी के अंदर भी कोई नसें प्रेजेंट नहीं रहेंगी। तो पढ़ा किसके बारे में, कॉकरोच के बारे में, लेकिन बताया किसके बारे में, बटरफ्लाई के बारे में, क्योंकि सेम कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म उस ग्रुप के अंदर आते हैं। तो अगर मैं किसी एक ऑर्गेनिज्म के बारे में डिटेल पढ़ता हूं, मतलब मैं उस ऑर्गेनिज्म के उस ग्रुप के अंदर आने वाले हर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ता हूं। ये है फायदा। तीसरा, गिव राइट आइडिया अबाउट इवोल्यूशन। जब भी तुम एनिमल के क्लासिफिकेशन को परफॉर्म करते हो तो तुमको पता चलता है कि किस एनिमल से कौन से तरह का एनिमल बना रहेगा। ओके तो इवोल्यूशन पढ़ने के लिए भी आपने को ये बहुत मदद करता है एनिमल क्लासिफिकेशन। साथ में इट हेल्प टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप ऑफ वन ऑर्गेनिज्म विद अनदर। अभी देखो मैं हूं, मेरा भाई है, ये हमारा रिलेशन है। ओके तो वैसे ही ना नेचर में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनकी स्पीशीज अलग रहती है, लेकिन फिर भी वो दूसरे स्पीशीज के साथ मैच करते हैं। ऐसे मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूं। डकबिल प्लेटिपस एक ऐसा एनिमल है जो दूध भी देता है और अंडे भी देता है। नॉर्मली जो अंडे देता है वो दूध नहीं देता, और जो दूध देता है वो अंडे नहीं देता। तो हम दूध देते हैं, हम मतलब मैं नहीं, अपने ह्यूमन बीइंग्स, ओके फीमेल वाले, ओके तो वो मिल्क देते हैं लेकिन वो अंडे नहीं देते। एक रेप्टाइल्स अंडे देते हैं लेकिन वो मिल्क नहीं देते, लेकिन डकबिल प्लेटिपस ऐसा है जो अंडे भी देता है और मिल्क भी देता है। तो मेरे को जब मैं उसको क्लासिफाई करूंगा, उसके बारे में पढ़ूंगा, तो मेरे को ये चीजें पता चल गई कि वो जो डकबिल प्लेटिपस है
वो डकबिल प्लेटिपस इन दो तरीके के एनिमल के बारे में, अंडे देने वाले कौन थे भैया अपने अंडे वाले, मिल्क देने वाले कौन थे, मैमल्स थे, और अंडे देने वाले कौन थे, रेप्टाइल्स थे, मतलब वैसा सरपटनारे प्राणी थे। तो ये जो डकबिल प्लेटिपस है ना, ये दोनों का कनेक्टिंग लिंक है। तो मैं कनेक्टिंग लिंक को ढूंढने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, अपने इस क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ओके, उसके बाद आपको क्या बोला है, हेल्प टू आइडेंटिफाई द वेरियस एडेप्टेशन शोन बाय द एनिमल। उस एनिमल ने कौन से एडेप्टेशन, अपने बॉडी के अंदर कौन से चेंजेस दिखाए हैं, उन चेंजेस को पढ़ने के लिए भी आपका ये एनिमल क्लासिफिकेशन मदद करता है। मतलब पहले वो एनिमल कैसा था और अब वो एनिमल कैसा है, उसने कौन से चेंजेस दिखाए, ये आपको इससे पता चलता है। और साथ में आप उस एनिमल के बारे में एकदम ढंग से पढ़ते हो, उसके बारे में सारी चीजें आपको एक्यूरेसी के साथ मालूम होते हैं। ये नहीं कि पानी में रहने वाला है, ये नहीं कि जमीन पे रहने वाला है, लेकिन हर चीज डिटेल में आपको उसके बारे में मालूम होती है। आखिर वाला टॉपिक पढ़ेंगे और आप भी बोर हो रहेंगे, कोई बात नहीं, इसको पढ़ने के बाद हम इस चैप्टर को, सॉरी आज के इस लेक्चर को खत्म कर देंगे। तो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, ट्रेडिशनल मेथड मतलब क्या, पुरानी बातें कैसी थी, मतलब पुराने जमाने में किस तरीके से एनिमल को क्लासिफाई किया जाता था। तो उसको किया जाता था दो ग्रुप के बेसिस के ऊपर, एक तो कॉर्डेट और दूसरा तो नॉन कॉर्डेट। तो ट्रेडिशनली दो ग्रुप पढ़ते थे, सिर्फ दो ग्रुप पढ़ते थे, तो 11 ग्रुप पढ़ते हैं, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स। बच्चों कॉर्डेट्स मतलब क्या, कॉर्डेट्स मतलब ऐसे एनिमल जिनके पीछे एक पार्ट जिसका नाम है नोटोकॉर्ड, ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है। अभी नोटोकॉर्ड है, देखो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, तो यहाँ पर आपको एक हड्डी रीढ़ की दिख रही होगी सर, लेकिन उस रीढ़ की हड्डी को तो बोला जाता है वर्टेब्रल कॉलम। हाँ, बात तो सही है, इस रीढ़ की हड्डी को बोला जाता है वर्टेब्रल कॉलम। इसके लिए भी कोई भी ना नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जब बच्चा प्रेगनेंसी में रहता है, मतलब माँ के पेट में रहता है, तो उस वक्त ये वर्टेब्रल कॉलम नहीं बना रहता। उस वक्त उस बच्चे के अंदर एक छोटा सा रॉड बनता है जो आगे जाकर कन्वर्ट होता है किसके अंदर, वर्टेब्रल कॉलम के अंदर। तो नोटोकॉर्ड क्या है बच्चों, नोटोकॉर्ड एक इस तरीके की रॉड है जो अपने बॉडी को क्या देती है, सपोर्ट देती है। पर पूरे दुनिया में हर ऐसा एनिमल नहीं है कि जिसके अंदर ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगी। जैसे कॉकरोच को अगर देखता हूं मैं, तो कॉकरोच के अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं है, कॉकरोच के अंदर सपोर्टिंग रॉड नहीं है। तो जिन एनिमल्स के अंदर ये ऐसा सपोर्टिंग रॉड प्रेजेंट है, उन वाले एनिमल्स को हम एक ग्रुप में डालते हैं और उस ग्रुप का नाम लेते हैं कॉर्डेट। और जिनके पीछे ऐसा सपोर्टिंग स्ट्रक्चर नहीं है, उनके बैकबोन नहीं है, उनके पास नोटोकॉर्ड नहीं है, ऐसे एनिमल को हम डालते हैं नॉन कॉर्डेट्स के अंदर। तो सबसे पहले मेरे को नोटोकॉर्ड के बारे में बहुत दिक्कत थी, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कर दी ना। तो नोटोकॉर्ड मतलब क्या, आपके बॉडी को सपोर्ट देने के लिए एक रॉड, उस रॉड को बोलते हैं नोटोकॉर्ड। जिसके अंदर वो नोटोकॉर्ड है दे आर अ कॉर्डेट, और जिसके अंदर नहीं है दे आर अ नॉन कॉर्डेट। तो जिनके अंदर नोटोकॉर्ड है वो कॉर्डेट्स, उनके बॉडी के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। तो जो कॉर्डेट्स है, एकदम सिंपल सी बात है, उनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। दूसरी, उनके पास रेस्पिरेशन करने के लिए गिल्स और लंग्स नाम के दो ऑर्गन है। गिल्स क्या, अगर आप किसी मच्छी को देखोगे तो उस फिश के यहाँ पर ना ऐसे मतलब ओपन करोगे, तो आप मच्छी मार्केट में जाओगे तो लोग ऐसा ताजे गिने देखने के लिए इसको ऐसे ओपन करते हो, और आपको वहां पर ना ऐसे कुछ रिंग्स दिखते हैं, ऐसे कुछ रिंग दिखते हैं। ओके, यहाँ पर गर्दन के रेड कलर के, तो गिल्स इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गन जो मदद करते हैं पानी के अंदर ऑक्सीजन को लेने के लिए, और लंग्स इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गन जो मदद करते हैं एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन लेने के लिए। तो पानी के अंदर का ऑक्सीजन भी लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ गिल्स, और एटमॉस्फेयर के अंदर का ऑक्सीजन लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ लंग्स। तो कोई सारे ऐसे फिश है जिनके पास भी वर्टेब्रल कॉलम प्रेजेंट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे पास प्रेजेंट है। ओके, साथ में इनके पास जो नर्व कॉर्ड रहती है वो डोर्सल साइड में प्रेजेंट रहती है और हॉलो रहती है। नर्व कॉर्ड मतलब क्या, इनिशियल स्टेज में जब अपनी बॉडी बन रही होती है, तो मान लो ये है अपनी खोपड़ी, और ये है अपनी बॉडी, और ये है मेरा हाथ, और ये है मेरा एक पैर, ये भी है मेरा एक हाथ, ये भी है मेरा एक पैर। ऐसा तो मैं नहीं था, लेकिन मान लो ऐसा मैं हूं। तो इनिशियल स्टेज में ना ऐसा एक रॉड रहता है हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट, जो रॉड बना रहता है एक स्पेशल टाइप के सेल से, जिन सेल को बोलते हैं नर्व सेल, जिनके पास एक स्पेशल टाइप की इलेक्ट्रिसिटी बनाने की कैपेसिटी रहती है। तो ऐसा नर्व सेल से एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनता है जो आगे जाकर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट होता है। तो नोटोकॉर्ड अलग और नर्व कॉर्ड अलग। नर्व कॉर्ड क्या, जो आगे जाकर ब्रेन
को और स्पाइनल कॉर्ड को बनाएगी। तो अपना ब्रेन पिक्चू वाले साइड में, स्पाइनल कॉर्ड भी पिक्चू वाले साइड में है, और उसको प्रोटेक्शन देने के लिए नोटोकॉर्ड रहती है जो आगे जाकर वर्टेब्रल कॉलम में कन्वर्ट होती है। तो जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बनाती है दैट इज नर्व कॉर्ड, और जो उस नर्व कॉर्ड को प्रोटेक्शन देती है दैट इज नोटोकॉर्ड। और अपने को आसान सी बात मालूम है कि ये नर्व कॉर्ड इस जो स्पाइनल कॉर्ड को और ब्रेन को बनाती है वो पीछे को बाजू में प्रेजेंट रहती है, और साथ में ये खाली रहती है, होलो रहती है। ओके, और हमारा जो हार्ट है, हम कॉर्डेट्स है, हमारा हार्ट इनसे बाजू में, आगे के बाजू में। तो क्या पता चला, नोटोकॉर्ड है पिच्चू के बाजू में है, नर्व भी पिच्चू के बाजू में है, साथ में अपने पास गिल्स और लंग्स है, और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अपना हार्ट आगे के बाजू में, हाथ लगा के दिखाओ है ना आगे के बाजू में। लेकिन जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं रहती उनको हम बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स। उनके अंदर ये फेरेंजियल गिल विल लंग्स विंग्स कुछ प्रेजेंट नहीं रहते, उनके अंदर ना गिल्स रहते हैं ना लंग्स रहते हैं। और अगर नर्व कॉर्ड है तो वो नर्व कॉर्ड भी आगे के साइड में प्रेजेंट रहती है। अपनी कौन से साइड में, पिच्चू वाले साइड में, कॉर्डेट्स के कौन से साइड में, पिच्चू वाले साइड में, और नॉन कॉर्डेट्स की आगे के साइड में। अपना हार्ट कहां पर था, आगे के साइड में, इनका हार्ट कहां पर रहेगा, पिच्चू के साइड में। तो डिफरेंस बिटवीन आपको पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। और इनकी जो पर्टिकुलर नर्व कॉर्ड है वो सॉलिड है, मतलब अंदर से भरी हुई है, पैक्ड है और पेयर्ड है। पेयर्ड है मतलब इनके पास कितनी नर्व कॉर्ड रहती है, दोन रहती है, और कौन से साइड में प्रेजेंट रहती है, वेंट्रल साइड में। तो फिर से क्विक रिवीजन में आपको बता देता हूं, कॉर्डेट्स के अंदर हार्ट आगे के बाजू में, नर्व कॉर्ड पीछे के बाजू में। नर्व कॉर्ड ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को बनाती है और उसको प्रोटेक्शन देने वाले रॉड को बोलते हैं नोटोकॉर्ड। इन द कंडीशन ऑफ नॉन कॉर्डेट्स, हार्ट पीछे के बाजू में और नर्व कॉर्ड आगे के बाजू में, मतलब उनका ब्रेन आगे के बाजू में बनेगा और उनके यहाँ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं रहती। मालूम नहीं वीडियो कितनी मिनट की बनी है, लेकिन ट्राई किया है कि भैया आपके खोपड़ी में इस कंसेप्ट को बता दूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।